नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सर्वेक्षण में प्रोफेसर पुष्पेश पंत के साथ। हमारा प्रयास यह रहता है कि अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रत्याशियों के लिए सभी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हम इसमें सुलभ करा सकें। कहाँ दुनिया के किस देश में क्या घट रहा है, शक्ति समीकरण कैसे बदल रहे हैं, कहाँ कुछ उथल पुथल हो रही है, घटनाक्रम कैसा है और उसका क्या प्रभाव हमारी विदेश नीति और हमारे राष्ट्रीय हित पर आने वाले दिनों में पड़ सकता है। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका दूरगामी परिणाम होता है, और कुछ उथल पुथल ऐसी होती है जिन पर नजर डालते लगता है कि शायद ये तात्कालिक महत्व की हैं, मगर ये आपस में गुथी होती हैं। आज जो समसामयिक महत्व की सुर्खियां होती हैं, जो एक दो दिन में अखबार की सुर्खियों से छोटे पर्दे से गायब हो जाती हैं, उनका भी कहीं ना कहीं दोबारा विस्फोट होने का एक विकल्प बचा रहता है। और समझदारी इसमें है कि हम एक संतुलन बना सकें उन मुद्दों के बीच जो सुर्खियों में एक दो तीन पांच दस दिन रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जब अचानक किसी बड़े संकट का विस्फोट होता है तो हमें लगता है कि अरे, इसके बारे में तो हमने कुछ कहीं पहले भी देखा सुना है। हाल के दिनों में बहुत कुछ ऐसा घटा है जिनको देखकर लगता है कि जिन देशों को हम बहुत स्थिर समझते हैं, संपन्न समझते हैं, जहां जनतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, वहां भी जनमत दोफाड़ है, वहां देश बटा हुआ है। आंदोलन हो रहे हैं, जन आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, जैसा फ्रांस में हो रहा है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि और दूसरे जुझारू देश में, जिसकी एकता के बारे में लोगों को संदेह अक्सर नहीं होता, जो यहूदी देश है, धर्म राज्य इजराइल, वहां एक तरह की सैनिक तानाशाही वाली मनोस्थिति हमेशा से चलती आई है। उनको लगता है कि वो एक देश है जिसकी घेराबंदी की गई है, चारों तरफ उसके शत्रुओं का समुद्र है अरबों का, और उनके मुकाबले अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य सेवा है, सैनिक सेवा है, एक यहूदी विचारधारा का प्रचार प्रसार और कट्टरता है, फिलिस्तीनियों के प्रति अत्याचार है, और उसके साथ साथ जो इजरायली शरणार्थी हैं उनको जमा करने से जो संकट उत्पन्न हुआ है, उसकी बातचीत निरंतर होती रहती है। पर हाल फिलहाल जो कुछ वहां इसराइल में हो रहा है वो इससे बहुत भिन्न है। वो नव निर्वाचित राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्ध जनाक्रोश का विस्फोट है। इस सब के बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे ही, साथ ही एक दृष्टिपात हम उस नए जोखिम की ओर करेंगे। ऐसा जान पड़ रहा है कि काफी दिनों तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद जो खालिस्तान का भूत है वो फिर बोतल से बाहर निकल आया है, और एक विस्फोटक स्थिति भारत के हितों को लिए नुकसानदेह दुनिया के कई देशों में पैदा हो रही है। तो चलिए विलंब किस बात का, हम लोग शुरू करें। पहले हम देखें कि कहाँ क्या हो रहा है। तो बात शुरू करें फ्रांस से। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रोन को भारी विरोध का प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? एक बात तो यह है कि इमैनुअल मैक्रोन की लोकप्रियता में निरंतर गिरावट आई है। उनकी छवि एक रईसों के समर्थक राष्ट्रपति वाली बनती रही है, और जो उनके पक्ष में, जिसे अंग्रेजी में हनीमून पीरियड कहते हैं, जब उनका निर्वाचन हुआ था कि सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष वो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद बने थे, और अनौपचारिक थे और एक पेशेवर बैंकर थे, मगर वो सहानुभूति वो बड़े हद तक गंवा चुके हैं। उनकी पार्टी एक मध्यस्थ पार्टी है, ना उग्रपंथी वामपंथी, ना उग्र दक्षिणपंथी। मगर इन दोनों की उत्कट विरोध के बाद भी उन्होंने लगभग सभी जो बीच की शक्तियां होती हैं उनको एकजुट करने का प्रयास किया था। मगर फ्रांस में जन आंदोलन के बारे में एक बात और ध्यान में रखने की है कि कई बार संवाददाताओं ने जब किसी को आंदोलनकारी को रोक कर पूछा है तो क्यों आप सड़कों पर उतरे हैं, तो कुछ जो नौजवान थे उनका कहना था ये तो हमारी परंपरा है, फ्रांसीसी क्रांति से आज तक हम अपनी असहमति प्रकट करने के लिए सड़कों पर उतरते रहे हैं। मगर इस बार कुछ और देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ शौकिया नौजवानों का सड़क पर उतरने का प्रश्न नहीं है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को पहली बार पेंशन सुधारों पर जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांसीसी सरकार के अनुसार लगभग 7.5 लाख प्रदर्शनकारी पिछले सप्ताह से
पूरे फ्रांस में आयोजित इन रैलियों में शामिल हुए हैं, जिनमें से लगभग 1,93,000 लोगों ने आका है। इससे अधिक प्रदर्शनकारी अकेले राजधानी पेरिस में देखने को मिले हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके हैं, कांच की बोतलें फेंकी हैं, पटाखे छुड़ाए हैं। जो हड़ताल के कारण सफाई कर्मचारियों के कूड़े के अंबार राजधानी में लगे थे, उनमें आग लगा दी है, कहीं विस्फोट हुए हैं। और पुलिस को काबू पाने के लिए भीड़ के पर आंसू गैस छोड़नी पड़ी है। और उसके अलावा कहीं वाटर कैनन्स का इस्तेमाल, पानी की तोपों का इस्तेमाल करना पड़ा है, उनको पीछे धकेलने का प्रयास करना पड़ा है। जो बातें हमारे जनजीवन में आम है, मगर किसी यूरोपीय देश में, संपन्न देश में, पश्चिमी जनतंत्र में ये कम से कम चर्चा का विषय तत्काल बन जाती है। अब विरोध का कारण क्या है? मैक्रोन का यह दूसरा कार्यकाल है, जिसको समाप्त करने के बाद वो पुनर्निर्वाचन की कोई आशा नहीं कर सकते हैं वहां की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार। और जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने तब भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का ऐलान किया था कि वो फ्रांस में पेंशन व्यवस्था में सुधार करेंगे। और इसमें एक तरह की व्यापक जन सहमति उन्हें प्राप्त थी। तो तब से अब तक क्या हुआ है कि उन्होंने जनता के इस विश्वास को, भरोसे को गंवा दिया है। ये कानून क्यों इतना लोकप्रिय बना है? हमें लगता है कि इसका एक बड़ा कारण जो प्रशासन की शैली मैक्रोन की है वो रही है, तुनक मिजाज, तानाशाही वाली। और उनका अंदाज कमोबेश यही रहता है कि वो सर्वहारा वर्ग जो है साम्यवादी परिभाषा के अनुसार, उसके हितों की उपेक्षा करते हैं और अमीरों के और बुर्जुआ के ही हितों की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उनकी जो अपनी पृष्ठभूमि है वो एक संपन्न बैंकर वाली है। और चूंकि जो उनका काम करने का तरीका है पेंशन सुधारों को लागू करने के बारे में, वो भी शायद आपत्तिजनक है। उनको लगता था कि उन्हें फ्रांसीसी संसद में, न निचले सदन में, न ऊपरी सदन में बहुमत मिल पाएगा। तो उन्होंने संविधान की एक विशेष व्यवस्था, प्रावधान 49.3 के अनुसार, एक ऐसा ही प्रावधान है जिसके अनुसार उन्होंने कार्यकारी की शक्ति का उपयोग करते हुए इन सुधारों को पारित किया है। जनता का मानना है कि ये उनकी तुरंत मिजाज तानाशाही प्रवृत्ति का परिचायक है। और भले ही आम जनता की राय पेंशन सुधारों के पक्ष में हो, उन्हें लागू करने का तरीका उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त लग रहा है। समस्या है क्या, इस पर दृष्टिपात जरूरी है। फ्रांस में औसतन पुरुष 60.4 अर्थात 60.5 वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण करते हैं। महिलाएं इससे कुछ महीने बाद अवकाश ग्रहण करती हैं। और मैक्रोन जो सुझा रहे हैं कि इनमें लगभग 2 वर्ष की बढ़त की जाए। जो पुरुष हैं वो अब लगभग 62 वर्ष के आसपास रिटायर होंगे, और महिलाएं भी लगभग 63 के आसपास रिटायर होंगी। अब इसका मतलब है कि यूरोप के अन्य देशों में आज भी, जो उनके ओईसी देश के पड़ोसी देश हैं, उसकी तुलना में फ्रांसीसी पुरुष और महिलाएं लगभग 3-3.5 साल पहले रिटायर होते रहे हैं। ये समस्या विकट क्यों होती है? क्योंकि जो लोग नौकरियां कर रहे होते हैं, उन्हीं के अंशदान से जो लोग नौकरियां नहीं कर रहे हैं, अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशनों की भरपाई होती है। वो उस कोष को भरते हैं। और ये आर्थिक बोझ लगातार फ्रांस के लिए कमर तोड़ बनता जा रहा है। कुल राष्ट्रीय संपदा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ लोगों के अनुमान से 30-35%, और कम से कम भी अगर आप आंके तो 15 से 20% के बीच में ये हिस्सा इस पेंशनों के को चुकाने के लिए तय करना पड़ता है। वो एक सामाजिक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट है फ्रांस में, मगर ये बात चल नहीं सकती। अब इसका विरोध किस कारण हो रहा है? कि जो लोग कम उम्र में नौकरियां करने को मजबूर होते हैं, वो अधिकांश वह होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं होती है। वो मेहनत मजदूरी वाले, मतलब भारत की तरह दिहाड़ी मजदूरी तो नहीं होती कमर तोड़, मगर या अन्य विकासशील देशों की तरह, मगर जो काम वो करते हैं उनमें वेतनमान उस तरह का नहीं होता जिस तरह का डॉक्टरों का, इंजीनियरों का, बैंकर का, आर्किटेक्ट्स का, यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों का, वकीलों आदि का होता है, उद्योग धंधे से जुड़े प्रबंधकों का होता है। उन्हें लगता है कि चूंकि उन्होंने काम करना कम उम्र में शुरू किया था, तो उनको देर तक काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अपना बचपन और नौजवानी काम करने की मजबूरी में गंवाई थी। अब वो अपनी बुढ़ापे में अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, अपने शौकों का पालन करना चाहते हैं। इसलिए इसलिए उनकी आपत्ति है कि वो बिल्कुल भी उनके रिटायरमेंट की एज, उनके अवकाश ग्रहण करने की उम्र बढ़ाई न जाए।
दूसरी ओर जो लोग रिटायरमेंट की कगार पर पहुंचे हैं, उन्हें लगता है कि यदि इस समय उनकी उम्र बढ़ाई जाएगी तो उनके साथ तो दोहरा अन्याय होगा। पहले वो काम करने के लिए कम उम्र में मजबूर हुए थे, और अब जब वो अवकाश प्राप्त करने के बाद अपने नाती पोतों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य की देखरेख करना चाहते हैं, उसमें भी कटौती हो रही है। तो उन्होंने अपनी नौजवानी भी गंवाई और अपना बुढ़ापा भी बर्बाद किया। मगर फ्रांस के लिए कोई आसान हल इस समस्या का नजर नहीं आता है। तो लगता है कि आंदोलन चलते रहेंगे, और मैक्रोन को चूंकि वो जिद थी कि वो अपनी विरासत के रूप में सुधारों को छोड़कर लागू करके जाएंगे, तो शायद न मैक्रोन को रियायत करेंगे और न जनता बहुत आसानी से उनको राहत का मार्ग सुझाएगी। इजराइल की समस्या फ्रांस की तुलना में और भी संकटग्रस्त नजर आती है। वो पूरा देश टूट की कगार पर नजर आता है। वहां की विधायिका ने, संसद ने, कैंसेट ने एक बहुत ही विवादास्पद कानून पारित किया है, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय पर जजों, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति का अधिकार इजराइल की सरकार को मिल जाएगा। पहले भी सरकार की हिस्सेदारी इन न्यायाधीशों की नियुक्ति में होती थी, मगर इसके बाद संतुलन इतना बदलेगा कि कह सकना कठिन होगा कि सत्ता का विभाजन इजराइल में हुआ है, या ये कह सकना कठिन होगा कि वहां की सर्वोच्च न्यायपालिका अब स्वाधीनता के साथ काम कर सकती है। इसके विरुद्ध लाखों इजरायली सड़कों पर उतर कर आए हैं, जिनमें नौजवान बहुत बड़ी मात्रा में हैं। और सरकार के लिए सबसे बड़ा जोखिम का प्रश्न ये है कि इसमें नौजवान सैनिक भी हैं, उनके अफसर भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, जो वहां की राष्ट्रीय श्रमिक संगठन इकाई है, ट्रेड यूनियन है, उसने भी अपना समर्थन इन तत्वों को दिया है, और व्यापक आम हड़तालों की घोषणा हुई है। संसार के कई देशों में, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, इजराइल का दूतावास अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा है। एक दिन के लिए टेल अवीव के हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा है। और ये सारी समस्या इस बात का संकेत दे रही है कि आधा देश या उससे अधिक देश बेंजामिन याहू के समर्थन में नहीं है। जो लोग नेतन्याहू की उन नीतियों का भी समर्थन करते हैं जो इजरायली शरणार्थियों की हैं, इससे संबंधित हैं, जो फिलिस्तीनियों के दमन के बारे में है, उन्हें भी लगता है कि यदि यह कानून लागू किया गया तो बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल निरंकुश तानाशाह बन जाएंगे, और जनतांत्रिक राज्य के रूप में, जो भी आधुनिक राज्य के रूप में जो कुछ भी अधिकार इजराइल के यहूदी नागरिकों को प्राप्त है, उनसे भी वो वंचित हो जाएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, LGBTQ लोगों की, समलैंगिकों के अधिकारों का प्रश्न हो, या इच्छानुसार भ्रमण करने का, नौकरियां चुनने न चुनने का प्रश्न हो। कई नौजवान सेना में अनिवार्य ड्राफ्ट सैनिक सेवा की शर्त को भी समाप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अनिश्चित काल तक फिलिस्तीनियों के साथ एक युद्ध मुठभेड़ की स्थिति नहीं होनी चाहिए, शांति का लाभांश उनकी पीढ़ी को मिलना चाहिए। ये बातें पिछले कई वर्षों से चर्चा का विषय इजराइल में रही हैं, मगर जिस बात ने इन्हें तूल दिया है वो ये है कि बार बार जब इजराइल में चुनाव होते हैं तो कोई भी एक राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत पाकर नहीं आता है। इसका लाभ हमेशा उठाते रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो अपने को जादूगर की स्थिति में रखते हैं और कहीं ना कहीं जोड़ तोड़कर अपने पक्ष में बहुमत जुटा देते हैं। मगर इस बार कठिनाई ये है कि वो दैत्याकार भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़े हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि शायद, नजर आती थी कम से कम कुछ समय पहले तक, कि वो दंडित किए जाएंगे। और यदि दंडित किए जाते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति में उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। लोगों को लगता है, इजराइल की अधिकांश जनता को, कि उन्होंने अपने बचाव के लिए, अपने अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए ये कानूनी दांवपेच खेला है। और चूंकि इसका समर्थन उन्हें व्यापक इजराइल की संसद में नहीं है, तो उन्होंने जो अति उग्र दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी यहूदी तत्व है, उनके साथ समझौता किया है। उनके इस सुधारों का विरोध करते हुए उनके पूर्व रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, बल्कि नेतन्याहू का कहना कि उन्होंने उन्हें बर्खास्त कर दिया। उनके जन समर्थन में काफी लोग उभरे, और कम से कम नेतन्याहू को ये स्वीकार करना पड़ा कि कुछ समय के लिए वो इस कानून को, भले पारित किया जा चुका है, लागू नहीं करेंगे। मगर उनकी समस्याओं का अंत होता नजर नहीं आता, क्योंकि जिन उग्र दक्षिणपंथी तत्वों के साथ, कट्टरपंथी तत्वों के साथ उन्होंने समझौता किया है, यहूदियों के साथ, धर्मांध, वो लोग, उनमें से एक अपनी, जो उनका जो निजी मिलिशिया है, रक्षक दल है, उसको चाहते हैं कि वो शामिल कर दिया जाए इजराइल के सैनिक दस्तों में। और लोगों को लगता है, उन्हें चूंकि आंतरिक सुरक्षा का कार्यभार भी इन सज्जन को सौंपा गया है, तो पूरी तरह से जो
पहचान इसराइल की है एक आधुनिक जनतांत्रिक राज्य के रूप में वो समाप्त हो जाएगी। इसराइल इसीलिए बिल्कुल टूट की कगार पर नजर आता है। मगर कब तक ये स्थिति चलेगी? देखिए, दो बातें हैं कि इसके कुछ समय पहले तक ये आशा जगी थी कि मध्य पूर्व में अब तनाव घटेगा। अब्राहम समझौतों के बाद इसराइल के संबंधों में सामान्यीकरण यूएई और क्रमशः संभवतः सऊदी अरब के साथ होने की संभावना थी। पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो रही थी। टेक्नोलॉजी के परिष्कृत क्षेत्रों में सहकार की बात हो रही थी। मगर फिर उसके तत्काल बाद चीन की मध्यस्थता से जो एक बर्फ पिघली ईरान और सऊदी अरब के बीच में, उसने इस राजनयिक लाभ को इसराइल के लिए लगभग खारिज कर दिया। दूसरी ओर उक्रेन में जो संकट चल रहा है, युद्ध चल रहा है, रूस के सैनिक हस्तक्षेप और आक्रमण के बाद उसने क्रमशः इसराइल की संवेदनशीलता को, सामरिक महत्व को इस क्षेत्र में संकुचित किया है, क्योंकि बड़ी शक्तियां, उससे कहीं अधिक स्वाधीन शक्तियां जो हैं वो बदलते शक्ति समीकरणों के अनुसार रूस और चीन का रुख करने लगी है। वो तेल की राजनीति हो, वो पर्यावरण की राजनीति हो, वो अरब देशों में जो निरंकुश राजतंत्र है वहां उत्तराधिकार से जुड़ी बातचीत हो, ये सारी बातें वहां लगी हुई। महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करना जरूरी है। इसराइल की नौजवान पीढ़ी शांति का लाभांश चाहती है, अनिवार्य सैनिक सेवा की शर्त से विमुख है, फिलिस्तीनियों के साथ अनिश्चित काल तक युद्ध जारी नहीं रहना चाहती। इसराइल अन्य पश्चिमी जनतांत्रिक देशों की तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिलाषा रखता है, संवैधानिक व्यवस्था में जनता सत्ता के विभाजन को अक्षत रखना चाहती है। श्रमिक संगठन और नौजवान सैनिक, उनके अफसरों का समर्थन आंदोलनकारियों को मिल रहा है। आम हड़ताल इसका प्रमाण है। नेतन्याहू पर घनघोर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसा लगता है अपनी जान बचाने के लिए ही उन्होंने देश के कट्टरपंथी यहूदी तत्वों के साथ घातक, आत्मघातक समझौता किया है। जिन तत्वों को उन्होंने अपने साथ रखा है, वो तत्व चाहते हैं कि इसराइल की सरकार में उनकी हिस्सेदारी बढ़े, और इसको देखते हुए इसराइल का वर्तमान स्वरूप में बरकरार रहना असंभव है। अंत में एक नजर बातें समाप्त करने के पहले खालिस्तानी खतरे के पुनर्जन्म के बारे में। खालिस्तानी खतरे का पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, पुनरुदय आखिर हुआ कैसे है? खालिस्तान एक आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब के उन सिखों ने शुरू किया था जो एक स्वाधीन सिख मातृभूमि बनाना चाहते थे, अपना स्वदेश बनाना चाहते थे। मगर इस अलगाववाद का सामना इंदिरा गांधी के शासनकाल में बखूबी किया गया था। भले ही उसका दमन अंततः सेना के बल प्रयोग के द्वारा करना पड़ा, मगर उस कार्यवाही के बाद इस आंदोलन ने अपनी गति खो दी थी और खालिस्तानियों के समर्थक सिर्फ विदेशों में शेष रहे थे। मगर हाल की घटनाओं ने इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया है कि भारत को कमजोर करने वाली ताकतें, भारत के को बैरी समझने वाली ताकतें इन विदेशों में शरणार्थी सिखों को निशाना बनाती रही हैं, उनके मन में असंतोष को भड़काती रही हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम में ऐसा जान पड़ता है कि खालिस्तान का संकट फिर से पैदा हो रहा है, खासकर सिख डायस्पोरा के छोटे से अंश में कम से कम जरूर ही। कनाडा के राजनेताओं का और वहां के कुछ सिखों का समर्थन इसे प्राप्त है। वहां ट्रूडो की मजबूरी यह है कि छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में कई जगह भारतीय मूल के भारतवंशी सिख जो हैं, उनका मत उनके लिए महत्वपूर्ण है और उनको बढ़ावा प्रकारांतर से देते रहे हैं। उनकी भारत विरोधी हरकतों को देखा अनदेखा करते रहे हैं। ये बात अनजानी नहीं कि जब एक बार उन्होंने भारत की शाही यात्रा की थी तो उनके साथ एक ऐसे सिख प्रकट हुए थे जो खालिस्तानियों की, भारत सरकार की उग्र खालिस्तानियों की वर्जित सूची में थे। मगर इस पे काफी लिपापोती की गई और ये भी भुलाना असंभव है कि कनिष्क विमान में जो विस्फोट हुआ था उसकी शुरुआत भी कनाडा से ही हुई थी। सितंबर 2022 में पंजाब को भारत से अलग किया जाए, इस विषय में जनमत संग्रह की पेशकश की गई थी कनाडा में, और भले ही कई सिखों द्वारा आयोजित, अलगाववादी सिखों द्वारा आयोजित सभाओं में इस तरह की आशंकाओं को जन्म दिया गया था। हम ये बात दोहराना चाहते हैं कि विदेशों में रहने वाले सभी सिख भारत में रहने वाले बहुसंख्यक सिखों की तरह भारत की एकता, अखंडता में विश्वास रखते हैं। मगर एक बहुत छोटा सा अंश भी अल्पसंख्यक सिखों का यदि भड़काया जाता है विदेशी ताकतों के द्वारा,
अलगाववाद की ओर, तो वो भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए गहरा संकट पैदा कर सकता है। क्योंकि आजकल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जो जोखिम है, उसको अंजाम देने के लिए 2 3 4 व्यक्ति ही बहुत हैं। उसके बाद जो विस्फोट होता है प्रतिक्रिया में, ध्रुवीकरण के बाद, उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। कनाडा में तो ये चीज थी। यूके में, ब्रिटेन में खालिस्तानी तत्वों ने हमला किया भारतीय उच्चायोग पर, वहां का झंडा उतार फेंका जो तिरंगा लहरा रहा था, खिड़की के कांच तोड़े, जबरन भीतर घुसने की कोशिश की। और सबसे चिंताजनक बात ये थी कि ब्रिटेन की सरकार ने इस उच्चायोग की सुरक्षा के लिए कोई खास प्रबंध को देखते हुए नहीं किया था। ये तर्क बिल्कुल बेमानी आज हो गया है कि हम तो एक जनतांत्रिक देश हैं, हम अपने यहाँ शरण लिए राजनीतिक तत्वों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं। यदि ऐसा ही उनके उच्चायोग के विरुद्ध कहीं होता है तो उनकी भौं पर बल पड़ने लगते हैं। जब भारत सरकार ने प्रतिक्रिया में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के घर के सामने से जो बैरिकेड लगे थे, सुरक्षा के इंतजाम थे, उनको हटा दिया, तो बेचैनी बहुत बढ़ गई। जब ये घोषणा सुनने को मिली कि दिल्ली सरकार उसके आसपास ही कहीं यूरिनल बनाने जा रही है, तो उन्हें और भी आपत्तिजनक की बात लगी। मुझे लगता है कि ये दोहरे मानदंड, वो कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या ब्रिटेन में हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। कनाडा में ही पिछले महीनों में भारतीय देवालयों में, इस्कॉन के मंदिरों में, कुछ और हिंदू मंदिरों में भी आक्रमण किया गया है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। और कनाडा में कम से कम भारत के उच्चायुक्त को अपने एक सार्वजनिक कार्यक्रम को धक्का मुक्की और प्रतिरोध के कारण रद्द करना पड़ा है। मुझे लगता है कि ये आप फुर्सत में पढ़ सकते हैं कि कहाँ किस मंदिर पर हमला हुआ है, कब संजय कुमार वर्मा को, जो भारत के उच्चायुक्त थे, सार्वजनिक जलसे में भाग नहीं लेने दिया गया है। अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया है, उनको अपनी आपत्ति भी प्रकट की है, चेतावनी भी दी है। मगर एक बात समाप्त करने के पहले सोचने लायक बात यह है कि इस खालिस्तानी खतरे का यथार्थ क्या है। क्या ये सिर्फ विदेशों में सक्रिय है? नहीं। यदि आप देखें तो पंजाब में कट्टरपंथी वारिस पंजाब दे के स्वयंभू नेता अमृतपाल सिंह ने और उनके सहयोगियों ने पुलिस स्टेशनों पर, चौकियों पर हमले किए हैं, हथियारबंद लश्कर के साथ भ्रमण किया है, भड़काऊ भाषण दिए हैं। और जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई है तो निरंतर पुलिस को 80-90 हजार पुलिस की टोली को भी झांसा देते रहे हैं। भारत विवश हुआ है नेपाल को और बांग्लादेश आदि को ये संदेश भेजने के लिए कि अपने यहाँ इस आतंकवादी को न पहुंचने दें। ये बड़ा इसकी विचित्र पृष्ठभूमि है कि कभी ये दाढ़ी मूछ काटे हुए कट सर्ट जिसे कहते हैं, दुबई में यातायात व्यापार चला रहे थे, कैसे ये एकाएक वारिस पंजाबी बन गए और अपनी वेशभूषा अब भिंडराने वाली जैसी बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ये जोखिम आज लंदन, सैन फ्रांसिस्को और टोरंटो तक सीमित नहीं है। भारत कतई इस संकट की अनदेखी नहीं कर सकता। तो ये कहना कि बहुत थोड़े से लोग इसके साथ जुड़े हैं, कठिन है। और पंजाब की सरकार चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और उस राज्य में एक भयंकर रस्साकशी न्यस्त स्वार्थों की, अकाली दल की, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की चलती रही है। उस देश में नशे की जहरीली पहुंच पनप रही है। सरहद पार से सुरंगों के जरिए, ड्रोन्स के जरिए नाजायज हथियार और नशीले पदार्थ पहुंच रहे हैं। इन सबको देखते हुए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत खालिस्तानी संकट के पुनर्जन्म की अनदेखी नहीं कर सकता। इस बार इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।